ये कौन सा लेक्चर है? तो हम लोग पढ़ रहे थे HiO4 ऑक्सीडेशन, राइट? ये तो आप लोग को लिखवा चुके थे कि किस टाइप का कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। देखिए, ये उस टाइप का पॉलीहाइड्रोक्सी को ऑक्सीडाइज करेगा जिसमें OH एडजेसेंट कार्बन पे होगा, ठीक है। और उसमें शॉर्टकट ट्रिक आप लोग साथ बताए भी होंगे कि जिस एडजेसेंट कार्बन पे OH रहेगा उसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना है, राइट? तो यहाँ पे तो ऐसा 3 कार्बन है तो 2 जगह पे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और जिस कार्बन के रेस्पेक्ट में जितना बॉन्ड ब्रेक करते हैं उस कार्बन को उतना OH दे देना है। अब बाद में इसका देखेंगे क्या करना है। तो इसके लिए तो एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके लिए 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसको 2 OH देंगे, इसको 1 OH देंगे। और कितना बॉन्ड ब्रेक किए हैं? 2 ना। जितना बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा उतना मोल इसका खर्च होगा, ठीक है। तो CH2OH और CH2OH इस पार्ट से, इस पार्ट को पार्ट ए बोलते हैं। तो पार्ट ए से मिलेगा और पार्ट बी से क्या मिलेगा? OH OH। अब पार्ट सी से क्या मिलेगा? सेम जो पार्ट ए से मिलेगा, करेक्ट। और उसके बाद एक कार्बन पे 2 OH वाला कॉन्सेप्ट को, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हुए हैं तो एक कार्बन में 2 OH होगा तो उसका ऑक्सीजन फर्दर हो जाएगा, ए नज़र आएगा प्लस वाटर। यस, बी में एक और OH होगा ना, ऑलरेडी पहले से है। फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो बाकी की जगह के लिए आप लोग खुद कर लीजिएगा जैसे मैं सिखा रहा हूँ। बोले क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा? जैसे अभी सिखाया उसे देखिए तो कितना जगह पे बॉन्ड ब्रेक होगा? इसको क्या देंगे? OH। इसको भी क्या देंगे? OH। और इसको 2 OH देना पड़ेगा, नहीं? तो पार्ट ए क्या देगा और पार्ट बी क्या देगा और ये फ्रेगमेंट क्या देगा?
मुझे लगता है कि ये बनना चाहिए, थोड़ा सा एक बार मैच करिए तो। पार्ट ए से फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा, है ना, रफ वर्क करके देखें। अब पार्ट बी से भी फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा, राइट। तो 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड हो गया। अब पार्ट सी से क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। अच्छा जी, क्या मिलेगा, क्या बोले, तीनों को रफ वर्क किया जाए। 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड। अब मुझे लगता है कि 1 मोल ऑफ CO2 मिलना चाहिए। ये वाला पार्ट CO2 देगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो OH और AOH, ये हो गया कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज वेरी वीक एसिड। ये मैं पार्ट बी वाला पार्ट का रफ वर्क दिखा रहा हूँ। तो CO2 प्लस H2 करेक्ट है। और जो काम HiO4 करेगा वही काम कौन करेगा, लेड टेट्राएसिडेट। दोनों का फंक्शन सेम है, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं एल्डोहेक्सोज का ही रिएक्शन दिखा देता हूँ तो इसके अंदर तो ग्लूकोज माल्टोज सब आ जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसो हाइड करके दिखा रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर मैं 16 कंपाउंड का एक साथ बोल दिया, करेक्ट है ना। और कितना जगह पे बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, जितना जगह पे बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही मोल खर्च होगा इसका, ठीक है। तो बताइए कि अल्टीमेटली क्या मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि 5 मोल फॉर्मिक एसिड का मिलना चाहिए या 1 मोल अल्डिहाइड का मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार रफ वर्क करके देखिए तो इसके अंदर ग्लूकोज का दिखाने का रिक्वायरमेंट है या सब इसके अंदर आ गया। क्या 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड आपको लोग को मिल रहा है। ए तो फॉर्मिक एसिड देगा भाई, ये भी तो फॉर्मिक एसिड देगा, तो सारा पार्ट क्या देगा, फॉर्मिक एसिड देगा।
क्या क्या मिलेगा, ए पार्ट फॉर्मल्डिहाइड, ए पार्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड का मिलता है, ए पार्ट CO2 देगा, बाकी ए पार्ट फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड। तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि ए होना चाहिए। देखिए तो एक बार मैच कर लीजिए तो आप लोग। और कीटोहेक्सोज का बात करें तो इसके अंदर ही फ्रक्टोज भी आ जाएगा। मैं एक साथ 8 कंपाउंड का बात कर लिया। समझ में आ गया एवरीवन, ऑनलाइन का स्टूडेंट? अब यहाँ देखिए, देखिए इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। और यहाँ पे कोई ग्रुप है, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसी का नाम है ओसाजोन। और कितना मोल यहाँ पे इन दोनों के वजह से, इन दोनों पर रिएक्शन हुआ है, उसके लिए कितना मोल फिनाइल हाइड्रोजन यूज किया गया है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। 3, उसमें से 1 ऑफ द फिनाइल हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एनिलीन मैकेनिज्म। इसको लिखिएगा तो पूरा मैकेनिज्म मुझे चाहिए। इसको हटाएं। इस टाइप का सिमिलर रिएक्शन हम लोग हाइड्राजिन से हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन से सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसी के जैसा सिमिलर कुछ है।
क्या यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दें जब इसको पॉइंट आएगा तो? ये पता नहीं कि इसके लोन पेयर से अटैक करना है, इसके लोन पेयर से अटैक करना है या इसके लोन पेयर से। यहाँ इसका लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, राइट। क्या इसे आउट कर दें? ए बोल करके सेम कार्बन पे OH और NH सर्वाइव नहीं करेगा, करेक्ट। सेम कार्बन पे OH और NH सर्वाइव नहीं करेगा। मैकेनिज्म पूछने का बहुत कम चांस है। यहाँ तक पहले लिखिए, ड्रॉ कीजिए। लीजिएगा। इसमें एनिलीन आउट हुआ है। यह स्टेप ये वाला एक्चुअल में यहाँ पे पहले ही बोला दिखाया गया कि दोनों कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, NH बना है, तो प्रोडक्ट तो पहले बन जाता है। अब उसको आपको सजेस्ट करना है, मैकेनिज्म पहले होता है या पहले प्रोडक्ट बनता है। पहले तो लैब में प्रोडक्ट बन गया होगा, तो उसको सजेस्ट किया जा रहा है कि शायद ऐसा हुआ होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ तक हो गया एवरीवन? अब देखिए, मान लेते हैं कि एक हिंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म इसी को आगे जो करना है, अगर इसमें H, N, H और कोई भी ग्रुप R रहता तो ऐसा तो मैकेनिज्म हम लोग पढ़े हैं
याद है आप लोग को, राइट? और क्या बन जाता था, सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई ऐसा रहता डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O की जगह पर NH रहता, और यहाँ पे अमोनिया नहीं, अदर देन अमोनिया कुछ ऐसा रहता, बाई डिट्टो जो मैकेनिज्म इसमें चलेगा उसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ऐसा बन जाएगा, काइंड ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ तक आइए, ये मैंने हिंट दिया आगे के, इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए। एक ही बार नहीं होगा, 1 बाई 1 होगा, बट ऐसे यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, वाटर, यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, अमोनिया, और नज़र क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड N NH PH, C डबल बॉन्ड N NH PH, एक ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड ओसाजोन। अब प्लस और क्या आउट हुआ, अमोनिया प्लस वाटर। तो कितना फिनाइल हाइड्रोजन का यूज किया गया, 3, 2 यहाँ पे और एक एनिलीन बन के जो आउट हुआ, करेक्ट? इसको हटाएं, तो मुझे तो बस इन दोनों कार्बन से मतलब है, बाकी यहाँ का पार्ट, दिस पार्ट जस्ट बिहेव लाइक ए ग्रुप G, NHPH, NHPH,
तो ग्लूकोज से जो जोन बनेगा दैट इज कॉल्ड ग्लूकोसा जोन। ग्लूकोज से जो जोन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोसा। और साथ में और क्या बनेगा? एनिलीन प्लस H2O प्लस अमोनिया। ठीक है ना? इसको हटाएं, इस पार्ट को एवरीवन। बताइए फ्रक्टोज क्यों सिर्फ मिरर टेस्ट देता है? क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप है और वो यस एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको रिक्वायरमेंट होने पे ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है, और एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो जस्ट लाइक ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन जब ये टोटोमराइज होगा एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो दो कंपाउंड देगा, जिसमें वन ऑफ देम इज व्हाट? ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मैकेनिज्म में देखे होंगे तो यहाँ पे जो OH रहता है और H रहता है, तो OH इधर हो या इधर हो कोई फ़र्क पड़ेगा रिएक्शन पे, या सेम टाइप ऑफ रिएक्शन रहेगा? दैट्स वाई इसको आप ग्लूकोज ए पूरा पार्ट, तो रिएक्शन तो ये दोनों कार्बन पे ही होना है, बाकी कार्बन तो जस्ट लाइक ए ग्रुप रहेगा बाकी पार्ट, राइट? तो यहाँ पे ए भी एक्चुअली ओसा जोन फॉर्मेशन देता है, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है ए वाला कार्बन, ये OH बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ए का ए फॉर्म करता है PH। कोई पूछेगा क्यों ए बन जाता है जो ग्लूकोज दे रहा है? OH H H OH H OH। तो फ्रक्टोज से जो बनेगा और प्लस साथ में और क्या मिलेगा? अब ऑब्जेक्टिव ए पूछा हुआ है, ग्लूकोसा जोन एंड फ्रक्टोसा जोन आर, पहला ऑप्शन डिफरेंट कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन सेम कंपाउंड, सी में कुछ और रख लीजिए। तो ग्लूकोसा जोन और फ्रक्टोसा जोन डिफरेंट कंपाउंड रहेगा, सेम कंपाउंड। ऊपर वाला पार्ट पे तो सेम, और नीचे का 4 कार्बन का स्ट्रक्चर 100% सेम। दैट लेकिन नाम से लग रहा है कि दूसरा है, क्योंकि फ्रक्टोज से बना है इसलिए इसको फ्रक्टोसा जोन बोल रहे हैं। बट फाइनली अगर ये इस तरफ का चीज़ नहीं दिखाएंगे तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ग्लूकोज से बना है या फ्रक्टोज से बना है? नहीं बना। था कंक्लूजन, ग्लूकोसा जोन एंड फ्रक्टोसा जोन आर सेम कंपाउंड। ग्लूकोसा जोन एंड फ्रक्टोसा जोन आर सेम कंपाउंड। हो गया ना? तो ये था स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट, तो इतना कार्बोहाइड्रेट था। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मैं आज क्लास लेके निकलूँगा तो 3-4 हैंड आउट एक साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ उसको हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, नहीं भी लिखना है तो कम से उसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर ही लिख दीजिएगा, ठीक है? और जैसे उसमें एमिनो एसिड का भी मैं एमिनो एसिड ले रहा हूँ, बट उतना नहीं लूँगा जितना कि आपको वहाँ पे है बायो में, बट उसको एक बार देखने से आपका पूरा 100% केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है?
लिखिए, ऐसे आप लोग तो सबसे ज़्यादा जानते हैं इसमें, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड है, राइट। और 3 एमिनो एसिड देंगे, करेक्ट, तो कितना प्रोटीन बना सकते हैं? बहुत सारा नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, राइट। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। कुछ नया है या एमाइड बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड नथिंग, इट इज जस्ट एमाइड बॉन्ड। एमाइड तो पढ़े हैं ना, राइट। और ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ आज से बहुत साल पहले कि वाई पेप्टाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर। कोई आपसे पूछेगा ए बॉन्ड एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या बोलेगा? ड्यू टू रेजिस्टेंस देयर इज ए डबल बॉन्ड, करेक्ट है, राइट। यही इसका आंसर है। तो लिखिए एमिनो एसिड का, द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ NH2 एंड एसिड ग्रुप, द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ containing both NH2 and acid group are called amino acid. And acid group, the compound containing both NH2 and acid group are called amino acid, ठीक है। कॉमा, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजिशन ऑफ दिस ग्रुप, depending upon relative position of this group, amino acid are classified as एटसेट्रा। यहाँ देखिए, ये हो गया एसिड ग्रुप। किसी भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अगर अल्फा कार्बन पे NH2 रहेगा तो इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड, राइट। समझ गए? और ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो इसको क्या बोलेगा? बीटा एमिनो एसिड। और ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, तो इसको क्या बोलिएगा? गामा एमिनो एसिड। तो अब समझ में आ गया टर्मिनोलॉजी अल्फा बीटा गामा का क्या मतलब है। बोलिए, कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, आर्टिफिशियल नहीं है, विथ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पॉइजन नहीं होता है? नोट कर लीजिएगा, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट विथ मतलब नेचुरल कार्बोहाइड्रेट जो जितना भी है वो पॉइजन होता ही नहीं। इसका मतलब नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन के साथ एग्जिस्ट करता है। नेचुरल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं भी मत घुसाइए, अच्छा से लिखिए। यहाँ पे एमिनो एसिड का लिखूंगा, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट विथ कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। Natural carbohydrate exist with capital D configuration, and the carbohydrate with capital D configuration is not poison. देखिए, नेचुरल जितना भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें मोस्टली कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन के साथ नेचर में एग्जिस्ट करता है, राइट। बट एल कार्बोहाइड्रेट तो ये है भाई पॉइजन, बट इट इज नॉट पॉइजन, ठीक है ना। तब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं D ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आपके लिए कौन ज़्यादा फायदेमंद है। ये थोड़ी आप पिएंगे, करेक्ट। ये पॉइजन है, बट ये पॉइजन एक जीवनदायिनी है, राइट। इसका उल्टा है,
करेक्ट है। लेकिन एमिनो एसिड में उल्टा होता है। नेचुरल एमिनो एसिड पहले तो एग्जिस्ट करता है विथ कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, और एल एमिनो एसिड, कैपिटल एल एमिनो एसिड पॉइजन नहीं होता है, ठीक है। और नेचर में कितना नेचुरल एमिनो एसिड? 22, वेरी गुड, जिसमें 2 में सल्फर होता है। 2 में क्या होता है? ऐसे सबको याद आता है 20, बट जो नहीं याद रहता है वही 2-3 बार रिपीट हुआ है। 2015 से लेकर 20-21 के बीच में 2 बार आ चुका है। याद रहेगा तो लिखिए। लिखिए, इन नेचर ओनली 22 एमिनो एसिड एग्जिस्ट। In nature, only 22 amino acid exist. In which 2 of them contain sulfur. In which 2 of them contain sulfur. अब देखिए स्टूडेंट, एक और पॉइंट लिखिए। ऑल नेचुरल एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितना भी नेचुरल एमिनो एसिड है ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव विथ कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, विथ कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। ऑल नेचुरल एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव विथ कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन except glycine, except glycine which is optically inactive, उसमें कायरल कार्बन नहीं बन पाता है, except glycine। तो यहां देखिए भाई, यहाँ भी सेम सिचुएशन। एमिनो एसिड में जहाँ जिस कार्बन पे, एमिनो एसिड में जिस कार्बन पे NH2 रहेगा वो कार्बन अगर कायरल कार्बन है, कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन, एग्री। और उसका NH2, इसमें NH2 बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट के जैसा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस कार्बन पे NH2 रहेगा उसी की वजह से हम लोग एमिनो एसिड बोलेंगे। वो कार्बन का अगर कायरल कार्बन है तो उसका NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग बोलेंगे एल एमिनो एसिड। सर इट कंपलसरी कि बस जस्ट बगल वाला कार्बन, मैंने बोला ही नहीं, ये बगल के, ये तो अल्फा एमिनो एसिड है, इट कंपलसरी ऑलवेज अल्फा रहेगा, बीटा भी तो रह सकता है, तो फिर बीटा वाला कार्बन कायरल कार्बन बन जाएगा, उसका NH2 और फिशर प्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो उसको बोलेंगे एल एमिनो एसिड, ठीक है। अब आप आर को चेंज करता रहिए, तो आर को चेंज करते रहिएगा तब एल कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंट आपको, आर यहाँ पे अल्काइल मान लीजिए तो डिफरेंट एमिनो एसिड मिलेगा, करेक्ट है ना। देख लीजिए, एक कार्बन कायरल कार्बन बना, इसी का नाम क्या है? ग्लाइसिन, ठीक है। और बायो वाले बच्चे बताइएगा इसका नाम क्या है? एलानाइन। यहाँ देखिए भाई, ये पेज शेयर करूँगा, इसमें सारा 20 एमिनो एसिड जिसमें सल्फ़र नहीं है, सल्फ़र वाला छोड़कर दो, उसका तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, बाकी सारा एमिनो एसिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्या आप इसको नोट डाउन कर लेंगे? हालांकि 20 आपको चाहिए नहीं, बट फिर भी आप अपने पास रखिएगा। मैं तो बोलूँगा इसका प्रिंट आउट निकाल कर ही अपने पास रखिए। कितना लिखिएगा, ठीक है।
इसको यहाँ पे ऐसे जनरलाइज किया हुआ है, ऐसे जनरलाइज किया हुआ रहेगा स्टूडेंट। अगर R इक्वल टू H है, ऐसे जनरलाइज किया हुआ है, तो इसका नाम क्या, ग्लाइसिन। अगर R इक्वल टू CH3 है तो नाम क्या है, एलानाइन। वैसे ही R इक्वल टू CH3 CH3 है, और R के बदले तो इसका नाम है वैलाइन। क्या है, और यहाँ पे क्या, ग्लाइसिन। इसका नाम मैं पूरा का यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये आपको दे देंगे, ठीक है। एवरीवन समझ पा रहे हैं? कुछ डेमो दे देते हैं सिर्फ। अगर CH3 अगर R CH2A है तो इसका नाम है पढ़िए ल्यूसाइन या ल्यूसिन, ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी 20 है नेचुरल अमीनो एसिड, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस R को चेंज करते रहना है। करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि मोटा मोटी यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड, ऑल नेचुरल अमीनो एसिड आर व्हाट, अल्फा, विथ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, यस। इसका मतलब R का यहाँ पे कितना स्ट्रक्चर चेंज होगा, सल्फर वाला छोड़कर 20 डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा। अब उसी को कोडवर्ड में ग्लाइसिन के लिए G लेटर यूज किया जाता है, एलानाइन के लिए A, वैसे ही ल्यूसाइन के लिए L यूज किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है एवरीवन? इसको हटाएं। अब इसमें कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड का आप बात कर रहे थे ना, तो सब इसमें रहेगा, वो देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, ये मैं इसके बाद पॉलीमर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना है 2 टॉपिक ऑर्गेनिक का, और एक टॉपिक है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ या डे टू डे लाइफ जो भी है, उसमें जितना भी स्ट्रक्चर रहेगा, और एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, या कह सकते हैं कि उसको मैं एक टास्क में ही दे दूंगा ताकि आप उसको टास्क मान के ही रिवीजन मान के कर लीजिए, और उसी में मैं दे दूंगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा जेईई में। ये बात को सोच कर पढ़िएगा, उसमें ऐसे आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए कौन सा मेथड, उसमें बहुत सारे मेथड, डुमाज मेथड है, कुछ मेथड है, तो उसका भी मैं हैंड आउट दूंगा, उसको देख लेना है, ठीक है। और फिर पॉलीमर के बाद मैं ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। अब पहले मैं अपना सीट लूँगा, नॉट डिकेसिंग, पहले पूरा जेईई मेन में आया हुआ आईआईटी क्वेश्चन बैंक का एक लाइन से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीओसी, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर हाइड्रोजन डेरिवेटिव, लास्ट तक, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि जो हम लोग पढ़े हैं उससे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, या उससे ज़्यादा तो नहीं पूछा गया है। लगता है कि जो पढ़े हैं उससे बहुत नीचे का क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहा है, तो बनेगा क्वेश्चन, बट और चैप्टर को नहीं छोड़िएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक डन है, ठीक है। ये तो कब का ख़त्म हो जाता, बीच में तो टर्म एग्जाम आ गया ना, अभी तो सेकेंड टर्म का कोई सुगबुगाहट नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखिए इसका नाम है सिस्टीन। क्या नाम है, यस, ये भी नेचुरल अमीनो एसिड है। इसका नाम है सिस्टाइन, और एक कौन सा लिंकेज, इसको बोलते हैं
डाइसल्फाइड लिंकेज। तो यहां देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस सिस्टीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ध्यान से देखिए, तो सिस्टीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसका 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल का H और H ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल क्या ले लेंगे, समथिंग लाइक दिस। जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो बाटर बनकर निकल जाएगा और ए और ए लिंकेज हो जाएगा। इस पूरे पार्ट को, एस को छोड़कर पूरे पार्ट को मैं आर्क से ट्रीट कर रहा हूँ समझाने के लिए। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पहला तो पूछा जाएगा कितना नेचुरल एलिमेंट्स 22, उसमें सल्फर कितना में होता है, आंसर 2, उसका नाम क्या है, तो एक का नाम सिस्टीन और एक का नाम। नेक्स्ट पूछा जाएगा सिस्टीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सिस्टाइन बनेगा, और अगर इसका रिडक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, सिस्टीन बन जाएगा। ठीक है, रिडक्शन करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, अब ब्रेक होकर यहाँ पे H फिर से आपको ये मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ शॉर्टकट में सिस्टीन का ऑक्सीडेशन करेंगे सिस्टाइन मिल जाएगा, और इसका रिडक्शन करेंगे सिस्टीन मिल जाएगा। इसको बॉक्स बनाकर रट लीजिएगा। अब लिखिए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए बाकी का याद मत रखिएगा, लेकिन 5 एमिनो एसिड का याद रखिएगा, ग्लाइसिन, एलानाइन, ल्यूसीन और सिस्टीन और सिस्टाइन, इसका आने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बाकी 20 रटना बहुत मुश्किल है। देखिए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड, और कौन सा है एमिनो एसिड विथ विच कॉन्फ़िगरेशन पॉइजन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट के जैसे, यस एल एमिनो एसिड पॉइजन नहीं होता, बट डी कॉन्फ़िगरेशन पॉइजन होगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का क्लास तो बढ़ गया। चलिए बहुत अच्छा राइट टाइम पे हम लोग, उस दिमाग में था कि जल्दी से स्टार्ट करना है। इस क्लास तो सही से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रही है, मतलब आवाज़ वगैरह सब क्लियर है ना। चलिए, तो सेमीकंडक्टर इधर फिनिश होगा, तब तक मैं उधर एक्सरे और न्यूक्लियस ख़त्म कर लूँगा, तो पूरा मॉडर्न ओवर। फिर आराम से उनको दे देंगे वेब थ्योरी ऑफ लाइट में, पूरा वेब में एक पैकेज में पढ़ाऊँगा, जैसे कैसे हीट का, तो कैलोरीमेट्री हो गया, हीट ट्रांसफर नेक्स्ट मतलब एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा थ्योरी वाइज, और उसमें क्वेश्चन भी ले लेंगे और उसके बाद पूरा हीट, इसलिए मैं दिया हूँ कुछ सोच कर आपको रिवीजन करने के लिए, प्लीज़ देख लीजिएगा जितना भी आपको सिखाए हैं, सिर्फ साइकिल को छोड़कर पूरा हीट का जेई मैंने का क्वेश्चन अबाउट 150 क्वेश्चन करवा दूंगा बोर्ड पे, ताकि आप रिदम में आ जाए। ठीक है, इसलिए बस उसका रिवीजन कीजिए, कहीं से बनता है नहीं बनता डजंट मैटर, बस उसका थ्योरी देख के शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रहिए, ताकि फार्मूला में पेन नहीं रुके। ऐसा नहीं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहे हैं रुक गए, या ग्राफ में साइक्लिक सिस्टम का वो सब करके रेडी रहिए। ठीक है, और हर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम मैं ले लूँगा। उसके बाद वेब जब स्टार्ट करेंगे तो वेब इनस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वेब से पहले मैं एसएचएम देखूँगा। तब तक सर को पढ़ाने दीजिए एक बार, बोर्ड का लेवल का, बोर्ड का क्या वो अच्छे लेवल पे ही ख़त्म करेंगे, बट फिर भी अगर ख़त्म रहेगा तो एक रहेगा ना कि बाई डी पढ़ा हुआ है, कभी भी सेकंड टर्म होगा तो हम लोग रेडी हैं। और तब तक अगर आर के सर क्लास ले पाते रे ऑप्टिक्स देन फाइन, अदरवाइज आप लोग में से तो रे ऑप्टिक्स लिखे होंगे ना कॉपी में, उसको मैं सर को दिखा दूंगा, वो देख कर उनको आइडिया मिल जाएगा कहाँ तक से हो चुका है, क्या क्या हो चुका है, वो अपना नोट कर लेंगे, वहाँ से वो स्टार्ट कर देंगे, और उसका वो ख़त्म करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी ख़त्म हो जाएगा।
जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड। देखिए स्टूडेंट, लिखा लिख लीजिए। इन सॉलिड स्टेट एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन। In solid state, amino acid exist as dipolar ion, which is also known as कौन सा आयन? ज्यूटर आयन। इसका मतलब है कि सॉलिड फेज में इसके अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, नहीं? तभी डाइपोलर आयन बन पाएगा। यहाँ का एसिड आए बेस आए एसिड HR, इसको क्या बोलिएगा? दो पोल बन गया, डाइपोलर आयन, जिसे इस नाम से ज़्यादा फेमस है। कौन सा? ज्यूटर आयन। ये पहला पॉइंट हुआ। तो ऑब्जेक्टिव एक पकड़ में आ जाएगा। सॉलिड फेज में एमिनो एसिड कौन सा फॉर्म में रहता है? ज्यूटोनिक फॉर्म में, ज्यूटर आयन के फॉर्म में, राइट। अब सेकेंड पॉइंट यहां देखिए, अगर एमिनो एसिड को एम्फोटेरिक इन नेचर बोला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बोलिए क्यों? एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। अगर एसिडिक सिचुएशन रहेगा, अगर सॉल्यूशन आपका एसिडिक है और इससे ज़्यादा एसिडिक है, तो एसिड और एसिड तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो वो किससे रिएक्शन करेगा? इससे करेगा, करेक्ट। इसका एक मिनट रुकिए, इसका मतलब है कि लो, अब यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव आ गया, लो पीएच के सॉल्यूशन में, हाई पीएच या लो पीएच, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होता है? लो पीएच का मतलब है pH इक्वल टू 7, 25 डिग्री, मतलब न्यूट्रल। तो 7 से नीचे लो पीएच में अगर रहेंगे तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? कटायनिक फॉर्म में। कटायनिक, इससे रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ पे आके H+ बैठ जाएगा, NH3+ के फॉर्म में, कटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाई पीएच का मतलब बेसिक सॉल्यूशन, तो हाई पीएच रहेगा तो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, तो बेस और बेस रिएक्शन नहीं करेगा, इस पार्ट से रिएक्शन करेगा। आई क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन, अनायन, तो अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो सर व्हाट अबाउट ज्यूटोनिक फॉर्म? तो ज्यूटोनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम ज्यूटोनिक फॉर्म मिलता है उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फिर लिखवा दूंगा, पहले समझिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कौन सा फॉर्म मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा? ज्यूटोनिक फॉर्म। और वो इसका भाई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे कैसे किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही डिफरेंट एसिड का एक्सपेरिमेंटली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ही पहचाना जाता है, राइट। इसलिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड। डिफरेंट एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ लिए नहीं, तो इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का पॉइंट अगर मेंटेन किया गया है, अगर आपका एमिनो एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है और उस सॉल्यूशन के थ्रू अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो किया जाए, तो वहाँ पे मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं होने का मतलब नेट फोर्स 0 रहेगा। किस पे? ज्यूटोनिक फॉर्म में, क्योंकि डाइपोल बना हुआ है, राइट। तो नेट फोर्स क्या रहेगा? किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो टॉर्क रहेगा, हो सकता है, बट क्या ट्रांसलेशन मोशन रहेगा? नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो लिखिए एक लाइन, ये ड्रॉ करने के बाद, इन सॉल्यूशन एन इक्विलिब्रियम containing, in solution there is an equilibrium containing cationic form, anionic form and deutonic form. Cationic form, anionic form
एंड ज्यूटोनिक फॉर्म। सॉलिड स्टेट में सिर्फ ज्यूटोनिक फॉर्म रहेगा, पर सॉल्यूशन में कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है? कैटायनिक फॉर्म भी हो सकता है, और उसका इक्विलिब्रियम सब आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। ज्यूटोनिक फॉर्म भी हो सकता है, और अनायनिक फॉर्म भी हो सकता है। इस फॉर्म का नाम क्या बोलेंगे? अनायनिक फॉर्म। ज्यूटोनिक फॉर्म एंड कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। अब ए ऑब्जेक्टिव, एट हाई पीएच कौन सा फॉर्म डोमिनेट रहेगा? एट हाई पीएच का मतलब बेसिक सॉल्यूशन में आप डाल रहे हैं, तो बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्म? अनायनिक। एट हाई पीएच अनायनिक फॉर्म डोमिनेट। एट हाई पीएच अनायनिक फॉर्म डोमिनेट। एट लो पीएच कौन सा फॉर्म? कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट। एट इंटरमीडिएट पीएच कौन सा फॉर्म? ज्यूटोनिक फॉर्म। लेकिन यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है आप लोग का कि इंटरमीडिएट पीएच का मतलब हो सकता है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे न्यूट्रल पीएच, पीएच इक्वल टू 7 पे, वो नहीं है। एक्चुअली इंटरमीडिएट पीएच का मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बातों को ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि पीएच इक्वल टू 11, तो पीएच इक्वल टू 11 मतलब हाई पीएच मैक्सिमम देखा गया अनायनिक फॉर्म, क्योंकि आप मैक्सिमम अनायनिक फॉर्म के लिए पीएच को ज़्यादा करेंगे, हाई पीएच मैक्सिमम इसी पे है, उससे ज़्यादा कर रहे हैं पीएच तो हो सकता है कि फिर उतना नहीं मिले, करेक्ट। तो इस पे कौन सा फॉर्म? अनायनिक। और पीएच इक्वल टू 5 पे हो सकता है कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट हो, मैक्सिमम कैटायनिक फॉर्म, यहाँ पे मैक्सिमम अनायनिक फॉर्म, करेक्ट। तो इसका इंटरमीडिएट पीएच जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं पीकेआई। क्या बोलते हैं? पीकेआई या पीएचआई। पीएचआई का मतलब इंटरमीडिएट पीएच, यही मेरा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। वो पीएच, ए वाला पीएच, pH1 और pH2 इन दोनों का एवरेज रहता है बीचों बीच। तो बोलते हैं इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए तो न्यूट्रल पॉइंट है 25 डिग्री पे नहीं है। तो इंटरमीडिएट पीएच का मतलब ये था, ना कि न्यूट्रल पॉइंट, करेक्ट है ना। तो जिस पीएच पे अनायनिक फॉर्म मैक्सिमम है, जिस पीएच पे कैटायनिक फॉर्म मैक्सिमम है, उन दोनों का एवरेज पीएच वो क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, नॉट न्यूट्रल पॉइंट। वो न्यूट्रल पॉइंट भी चांस का तो हो सकता है, बट वो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, करेक्ट है ना। आप लोग को समझ में आ गया व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट पीएच?
किसका किसका एवरेज? कैटायनिक फॉर्म का पीएच और अनायनिक फॉर्म का, मैक्सिमम अनायनिक फॉर्म का, दोनों का बीच का एवरेज, ठीक है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पीएच का मैं एक डायग्राम बनाया और यहाँ पे अनायनिक फॉर्म है डोमिनेट, और यहाँ पे क्या, कैटायनिक फॉर्म। तो इसको बीचों बीच कौन सा रहेगा? इन दो, इस पीएच और इस पीएच के बीचों बीच, इसी पीएच को हम लोग क्या बोलेंगे? पीएच। और यहाँ पे क्या डोमिनेट करेगा? ज्यूटोनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा, ठीक है। देखिए, इंटरमीडिएट पीएच इज ऑल्सो नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर ए गिवन एमिनो एसिड। इंटरमीडिएट पीएच इज ऑल्सो नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट for given amino acid. Comma, isoelectric point of a given amino acid, isoelectric point ऐसे लिखिएगा, isoelectric point is the characteristic property of amino acid. Isoelectric point is the characteristic property of amino acid. ठीक है ना एवरीवन? It means different amino acid having different isoelectric point. It means different amino acid having different isoelectric point. चलिए एक और पॉइंट लिखिए, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देर इज नो मूवमेंट ऑफ एमिनो एसिड ऑब्जर्व्ड। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देर इज नो मूवमेंट ऑफ एमिनो एसिड ऑब्जर्व्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन uniform electric field. At isoelectric point there is no movement of amino acid observed in solution in a uniform electric field. जो कि मैंने समझाया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कौन सा फॉर्म में रहेगा? डाइपोल। और अगर उस सॉल्यूशन में जो एमिनो एसिड है डाइपोल के फॉर्म में है और उस सॉल्यूशन के थ्रू अगर इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो किया जाए, वहाँ पे डाला जाए इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया जाए, तो क्या सॉल्यूशन में एमिनो एसिड का मूवमेंट ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा? बिकॉज उस पर नेट फोर्स क्या रहेगा, वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया एवरीवन? चलिए अब लिखिए पेप्टाइड। ऐसे बायो का कौन सा चैप्टर में अलग से एमिनो एसिड पढ़ाया जाता है या नहीं है कहीं पे? तब तो आप लोग तब तो पढ़े हुए ही हैं, राइट? अब बहुत डेप्थ में पढ़े होंगे।
बोलिए पेप्टाइड क्या है? बोलिए यूनियन ऑफ एमिनो एसिड। पेप्टाइड क्या है? एमिनो एसिड जब आपस में मिलता है, जुड़ता है, तो उसी को पेप्टाइड बोलते हैं। और उसके अंदर जो बॉन्ड क्रिएट होता है दो एमिनो एसिड के बीच में, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक लिखिए, यूनियन ऑफ एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस पेप्टाइड्स। द एमिनो एसिड के यूनियन से ही तो प्रोटीन बनता है, राइट? इट कंपल्सरी ऑल प्रोटीन्स आर गुड फॉर हेल्थ? नहीं भाई, वायरस वगैरह में प्रोटीन ही तो होता है, क्या होता है, राइट? लेकिन कुछ प्रोटीन हम लोग के लिए गुड फॉर हेल्थ है, बट कुछ प्रोटीन गुड फॉर हेल्थ नहीं भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो आप लोग को मुझसे ज़्यादा पता होगा, जो क्या उसको बोलते हैं, जहर, पॉइजन ब्लैक कोबरा के अंदर, वो क्या है एक्चुअली? वो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, और कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा, तो सही है, को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो पढ़ाने वाले हैं बड़ा, तो सर्कुलेशन ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा। चलिए लिखिए, द लिंकेज बिटवीन टू एमिनो एसिड यूनिट, द लिंकेज बिटवीन टू एमिनो एसिड यूनिट is called amide bond or peptide bond. Linkage between two amino acid are called amide bond or peptide bond. अब इसको ऐसे समझिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कितना एमिनो एसिड? दो लिया, एक में ग्रुप G1 है, दूसरा में ग्रुप G2 है, और दो एमिनो एसिड से कितना पेप्टाइड बनेगा? तो यहां देखिए भाई, इसका कार्बोनाइल कार्बन, इसका NH2 है ना, तो SNTH बाकी बोलने का रिक्वायरमेंट है। जहां से मैं अटैक कर रहा हूं जिस कार्बोनाइल कार्बन पे, तो दिमाग में आप SNTH सोचिए तो, और क्या इस कायरल कार्बन से अटैच कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? तो इस पे SNTH इस पे सोच पाएंगे आप लोग? करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसके पास तो एसिड भी था, इसका भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर, इसका लोन पेयर 20 पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? O-, वापस इसको आउट कर देगा। तो क्या ये स्ट्रक्चर हम लोग इमेजिन कर पाएंगे? NH2H G1 G2, देखते हो मैंने सही बोला, अब प्लस क्या आउट हो जाएगा? H2O। तो नहीं था कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एमिनो एसिड इज काइंड ऑफ कंडेंसेशन, जैसा दो बल्कि ग्रुप ऐड हो रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट हो रहा है। भाया कौन सा मैकेनिज्म? SNTH। तो दिस इज द बॉन्ड, इज एमाइड है ना, तो दिस इज द बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड, या इसी का नाम क्या है? एमाइड बॉन्ड है। समझ गए? करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे ही, तो एक तो सिचुएशन ये है, दूसरा भाई ये भी तो हो सकता था कि इसका लोन पेयर इस पे अटैक करता है ना, बोलिए हाँ। तो एक इसको अगर ए सिचुएशन बोलते हैं, इसको बी, तो ए से इस सिचुएशन से ए बने, एक और भी तो बनने का चांस था। कंपाउंड ए और कंपाउंड बी सेम कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड है? माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो डिफरेंट है भाई, राइट। इसमें इसका NH2 बचा हुआ है, बट इसमें G2 का NH2 बचा हुआ है या NH बना हुआ है। तो दो एमिनो एसिड से कितना प्रोटीन बनेगा?
2 बनेगा, इस तरीके से। करेक्ट है ना? समझ में आया सबको? अब हाँ ना बोलेंगे नहीं, जब बोलने का टाइम आता है ना तो चुप हो रहते हैं। यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यहाँ पे ही चुप हैं। और इसको क्या बोलिएगा? डाईपेप्टाइड बोलेंगे। 2 कितना अमीनो एसिड मिलाए हैं तो उसको क्या बोलिएगा? ट्राईपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड? डाईपेप्टाइड। करेक्ट। तो 2 अमीनो एसिड से कितना प्रोटीन? 2 पेप्टाइड बनेगा। करेक्ट। 2 सिचुएशन अराइज हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एमिनो पेप्टाइड बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर, लिख लीजिए कहीं पे। रीजन क्या लिखिएगा? ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख के आंसर दीजिए। लिखिएगा, वाई पेप्टाइड बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर। करेक्ट आंसर क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ पूछा गया है। एक्चुअल में पेप्टाइड में एक पूरा यूनिट प्लेनार यूनिट रहता है, जिसको मैंने सर्किल किया, जिसके लिए मैं डैम श्योर हूँ। वजह मैं बता रहा हूँ। ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में इसमें sp2 और sp3 दोनों के बीच का कैरेक्टर है ना? तो ए और ए sp2 कार्बन था डायरेक्टली अटैच। ए कार्बन है, ए है, एक प्लेन में रहेगा। ये हम लोग हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। लेकिन अगर इसका सेकेंड आरएस में देखा जाए तो ये भी तो sp2 हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट आरएस में ऐसे अटैच ये है, ऐसे डायरेक्टली अटैच ये है, तो मोटा मोटी इतना यूनिट प्लेनार यूनिट रहेगा। बाकी पूरा मॉलिक्यूल का नहीं पता है, बट इतना यूनिट क्या रहेगा? प्लेनार रहेगा। ठीक है। और वहाँ पे किस कॉन्सेप्ट से ऐसा कहीं पे पूछा गया, ठीक है, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। वो हम लोग sp2 कार्बन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि अगर sp2 कार्बन से कोई डायरेक्टली अटैच रहेगा तो सेम प्लेन में दिखेगा। करेक्ट है ना? चलिए, ग्लाइसिन, एलानाइन और ल्यूसीन, ये तीनों को मिलाकर कितना प्रोटीन बन सकता है भाई? तीन ही बनेगा, 6 नहीं बनेगा। एक तो ये रहेगा, दूसरा ABC, BC या CAB, सही है। इसका नेक्स्ट आप इमेजिन कर पाएंगे? नेक्स्ट नहीं बनेगा। मैक्सिमम कितना बनेगा? 3 बनेगा। और नहीं तो आप कोशिश करके देख लीजिएगा। ये 3 एसिड एमिनो एसिड तो आपको पता ही है, ग्लाइसिन। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ मेनी प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ ट्राई एमिनो एसिड। और यहाँ से जो बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? और ट्राई पेप्टाइड में हाउ मेनी एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड? 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। डाई पेप्टाइड में कितना एमाइड बॉन्ड रहेगा? पेप्टाइड बॉन्ड 1 रहेगा। 3 ही बनेगा। आप बॉन्ड बना के देख सकते हैं। इसका एसिड, इसका NH2, इसका एसिड, इसका NH2, ऐसे उल्टा उल्टा करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो कितना बनेगा? हाउ मेनी बाय टेकिंग दिस 3 एमिनो एसिड हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड्स आर फॉर्म? ओनली 3। और कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा। ठीक है।
और बहुत सारा एसिड एमिनो एसिड रहेगा तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, राइट। अगर 10 रहेगा तो उसको जुड़ते हुए चला जाएगा, 10 से कितना बनेगा वो निकालना पड़ेगा, बट 3 या 4 तक तो हम लोग निकाल सकते हैं जस्ट बाय ड्राइंग, राइट। तो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा जो थ्योरी का मोटा मोटी कह सकते हैं लास्ट क्लास, थ्योरी वाइज, जिसका नाम रहेगा पॉलीमर, ठीक है। और उस क्लास खत्म नहीं होगा, मतलब ये थ्योरी का लास्ट क्लास रहेगा, बाकी सारा क्लास प्रॉब्लम का रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी तो आप लोग एमिनो एसिड पढ़ लेंगे ना, एक मोमेंटम दे दिया हो जाएगा, बोलते ही नहीं हैं। Thank you everyone.